ओके। सो आज जो चैप्टर है वो मनी एंड बैंकिंग का है। और बेसिक नॉलेज सभी को रहती है हमें कि मनी एंड बैंकिंग में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे अगर ये चैप्टर फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके। सो लेट अस। सो मनी एंड बैंकिंग, आखिर मनी क्या है, मतलब क्यों इसका आविष्कार हुआ, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। सो लेट अस फर्स्ट सी इट। पहले क्या होता था, बार्टर एक्सचेंज होता था। आपको पता होगा इसके बारे में कि जैसे किसी के पास राइस है, उसने व्हीट वाले से एक्सचेंज कर लिया तो उसको राइस मिल गया, और व्हीट व्हीट वाले को राइस मिल गया, और राइस वाले को क्या मिल गया, व्हीट मिल गया। बट बार्टर एक्सचेंज कब तक काम कर सकता है? सपोज ये जो राइस वाला था, अब इसको व्हीट नहीं चाहिए, है ना, इसको शूज चाहिए। सपोज इसको शूज चाहिए तो ये जाएगा शूज वाले के पास कि लाओ मुझे जो है शूज दे दो। तो ये बोलेगा ठीक है शूज ले जाओ, मुझे बदले में क्या दोगे? बोलेगा राइस। बोलेगा राइस की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो फिर राइस वाला क्या बोलेगा कि मेरे पास तो राइस ही है, राइस के बदले मुझे शूज चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, द इश्यू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि दोनों तरफ डबल कोइंसिडेंस, यानी इसको भी वही चाहिए होना चाहिए और इस पर्सन को भी वही चाहिए होना चाहिए जो सामने वाले के पास है। यानी राइस वाले को व्हीट चाहिए होना चाहिए और व्हीट वाले को राइस की जरूरत होनी चाहिए, तभी ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे, वरना ये दोनों एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सपोज इसको क्या है, अगर व्हीट नहीं चाहिए लेकिन इसको शूज चाहिए, और शूज वाले को क्या है, राइस नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा कभी? नहीं हो, नो। नहीं हो पाएगा। राइट। सो बार्टर एक्सचेंज में हम एक अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। यानी पर्सन ए और पर्सन बी, ये जो देना चाहता है वही बी की जरूरत हो, और बी जो देना चाहता है वो ए की जरूरत हो। ये हम अजम्पशन लेते हैं बार्टर एक्सचेंज के फिनोमिना में। पर ये तो हमने देख लिया कि अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती है। किसी को सपोज कुछ और खरीदना है ना, किसी को फल खरीदने हैं तो वो राइस वाले के पास नहीं जाएगा, है ना, किसी को कुछ खरीदना है तो फिर वो कैसे होगा? तो ये उसकी लिमिटेशंस हो गई कि नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ। अब सपोज करो कि आपके पास मनी है, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको चाहो जब तक स्टोर कर सकते हो, है ना, आपके अकाउंट में वो पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, आपकी अगली जनरेशन के पास भी पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। बट क्या राइस पड़ा रह सकता है अगर आपके पास राइस है? नहीं। नो सर। वीट भी नहीं, है ना, कोई भी ऐसी चीज मतलब जो पेरिशेबल हो, इनका हम क्या कर सकते हैं, वो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के। तो क्या कैरी फॉरवर्ड ऑफ वेल्थ हो सकता है इसमें? नहीं हो सकता। आप अपनी जनरेशन को कितना राइस, अगले दिन भी वो राइस खराब हो जाता है तो आप अगले जनरेशन को क्या दोगे? ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि इसकी लिमिटेशन है कि हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हमारी वेल्थ का। हमारे पास पैसे होते तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। फिर पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड, यानी कि वो ऑब्वियसली कोई भी जैसे फल है, फ्रूट है, सब्जी है, या कोई जानवर है। जानवर भी क्या है, एक तरह के पहले एक्सचेंजेस में काम होते थे कि किसी को घोड़ा दे दिया और उसके बदले में कुछ सामान खरीद लिया खाने का। बेसिकली खाने का मतलब फिर वो खूब सारा सामान लेके आते थे, है ना, घोड़े की वैल्यू ज्यादा होती थी। तो लेकिन वो क्या, घोड़ा कब तक आप रखोगे? अगली जनरेशन को थोड़ी दे दोगे, फिर उसके अगली जनरेशन को थोड़ी दे दो। पेरिशेबिलिटी ऑफ गुड्स मतलब जैसे फल हैं, फ्रूट हैं, वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जरूरत किस चीज की पड़ी? मनी की जरूरत पड़ी। तो ये व्यक्ति क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये बार्टर एक्सचेंज दिखा रहा है कि इसका माल इसको और इसका माल इसको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है खुशियाँ? यस सर। ओके। सो अब मनी, मनी का बेसिक जो एडवांटेज है वो क्या है? मनी का इंट्रोडक्शन हमने क्यों किया? एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी देके आप कुछ भी खरीद सकते हो। जैसे आपने राइस लेना है, राइस वाले को आपने मनी दे दी, व्हीट लेना है, व्हीट वाले को मनी दे दी, आपको फल लेना है, फल वाले को मनी दे के आ गए, और वो सब एक्सेप्ट भी करेंगे उस चीज को। ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कि अभी वाला एग्जांपल लेते हैं, किसी को क्या है,
किसके पास हॉर्स है, पर्सन ए के पास, और पर्सन बी के पास क्या है, वही राइस है। तो अब एक हॉर्स के बदले कितना राइस दोगे आप, या फिर कुछ थोड़ा सा राइस भी चाहिए आपको, तो क्या अपना पूरा हॉर्स दे दोगे आप? नो सर। तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, यूनिट ऑफ अकाउंट हम जिसको बोलते हैं, कि हम कैसे अकाउंटिंग करें कि किसकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। अब एक छोटी सी चीज के बदले इतनी बड़ी चीज हम नहीं दे सकते, और एक बहुत बड़ी चीज हम दे भी दें तो उसके बदले में छोटा सा मिलेगा, तो वो प्रॉपर जो उसकी मैचिंग लेवल है वो कभी हम अचीव नहीं कर पाते हैं बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी में हम कर सकते हैं। जैसे हम प्लाज्मा टीवी लाएंगे तो उसको क्या 3 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। छोटा एलईडी लेके आएंगे तो उसको हम कम पैसे दे देंगे, 30-35 हजार रुपए दे देंगे। तो हमारे पास क्या है, मनी से हम यूनिट वाइज पेमेंट कर सकते हैं। पार्ले जी लाना है तो मैं 10 रुपए दे दूंगा, है ना, कि ये लो 10 रुपए। लेकिन अब मेरे पास अगर बार्टर वाली चीज होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाता। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, यही है, ठीक है, कि आप अपने आगे से आगे की जनरेशन को दे सकते हो, फिर उनके आगे की दे सकते हो। जैसे जो पैसे वाला होता है उसके इनहेरिट हो जाती है प्रॉपर्टी, फिर उसके अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाती है। तो ऐसे स्टोर ऑफ वैल्यू हम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई कि रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। अब हम कंसेप्ट के अंदर जाएंगे। एंड एक बार मैं मैसेज भी डाल देता हूँ ग्रुप में आने के लिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, बैंकिंग। तो आपको बैंक वर्क कैसे करता है वो पता है खुशी, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया? यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ बताओ, क्या आइडिया है आपको? सर लाइक हम लोग लोन्स जो लेते हैं, बैंक वो मनी लाइक कलेक्ट करती है और उसको फिर लाइक इन्वेस्ट कर देती है कहीं पे। और जो लाइक नहीं, जो हम लोग बैंक लोन्स हम लोग लेते हैं लोन्स बैंक से, बैंक से हम लोग को इंटरेस्ट देती है। हम्म। ऐसे ही लाइक जो बैंक बहुत सारी मनी कलेक्टिवली उसको मिलती है, उसकी वजह से वो लाइक हमेशा कोई ना कोई लोन लेता रहता है। तो वो हम्म। लोग उस मनी को दूसरी जगह फर्दर इन्वेस्ट करते रहते हैं, दूसरे लोगों को लोन देते रहते हैं। और फिर जो इंटरेस्ट रहता है वो भी उन लोग का लाइक कमाई का तरीका होता है। ये सब चीजों से वो वर्क करती रहती है। तो बैंक जो हमें लोन देता है उसके पास पैसा कहाँ से आता है? सर बैंक अपने फर्दर लाइक जो छोटे बैंक से वो लोग तो मतलब लोन्स लेते हैं ना, नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक वगैरह से सेटअप के लिए। आप रिपीट कर सकते हो एक बार लास्ट लाइन? अपने लाइक स्टार्टअप, अगर किसी को लाइक बैंक खोलना है तो उसके लिए वो लोग को तो फिर प्रॉपर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो भी फॉलो करते रहते हैं। तो उसके लिए और फिर वो लोग स्टार्टअप के लाइक सेंट्रल बैंक से भी लोन लेते हैं, लाइक जो डोमेस्टिक बैंक वगैरह होते हैं, तो उससे उन लोग के पास आता है। हम्म। तो देखो, आपका जो आंसर है वो कुछ काफी हद तक सही है। उसमें थोड़ी से जो चीजें हैं जो मिस थी वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बैंकिंग में क्या होता है कि सपोज जो हम लोग हैं, आम जनता है, तो हमने क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था, किसी भी एक कंट्री में सपोज ये टेरिटरी है, उसमें क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज होंगी और कुछ यस हाउस सर। होल्ड्स होंगे, है ना। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, वेजेस लेते हैं, यानी इंडस्ट्री में अगर वो काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, है ना। इनके पास पैसा आएगा, सपोज 1,000 100 रुपए आ गए इनको, है ना, इनके पास 100 रुपए हैं। तो अब हाउस होल्ड के पास जो पैसा है वो कहाँ जमा कराएगा, वो जाके बैंक में जमा कराएगा। ये देखो, तो वो सब बैंक में अपना हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। फिर बैंक क्या करता है, बैंक उस पैसे को लोन में आगे देता है। यानी कि जैसे सपोज कोई इंडस्ट्री थी, अभी वाली जो इंडस्ट्री हमने देखी, तो वो इंडस्ट्री को नई मशीनरी खरीदनी है, नई फैक्ट्री बनानी है, तो वो क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी और लोन लेके आएगी कि हमें कुछ पैसा दे दो, हम क्या करना चाहते हैं, हम एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। तो बैंक उनको क्या करेगा, लोन दे देगा, ठीक है। तो बैंक ने तो इनको लोन दे दिया। अब बैंक लोन जब देगा तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जैसे सपोज कि इन्होंने लोन दे के 10% या 20% ब्याज इन्होंने क्या किया, चार्ज कर लिया, कि 20% हम क्या देंगे,
लेंगे हम। अच्छा, वेनेसा का मैसेज आया, शी विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। उन शायद कुछ रूममेट के साथ प्रॉब्लम है, तो हॉस्पिटल में है अभी। ओके, तो 20% ब्याज वो चार्ज करेगा, यानी अगर ये 100 रुपए देगा तो कितने रिटर्न करने होंगे इस फर्म को वापस? फर्म बैंक को कितने रुपए देगा? 120 रुपए, 120। है ना? 120 रुपीज देगा लौटा के। और जो हम लोग जाते हैं हमारा पैसा जमा कराने के लिए, तो हमारे पैसे पे क्या है, बैंक हमें कम इंटरेस्ट देता है। बेसिकली कितना है, 6 to 7% दे देगा। ठीक है, 6 to 7% हमें देगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे हो आप कि हमारा पैसा जो इन्होंने लोन में दिया 100 रुपए, उस पे इन्होंने 120 कमाया, और हमें 6 से 7 रुपए इंटरेस्ट दिया, यानी 106 रुपए दिया। तो बचा हुआ किसके पास गया? 14 रुपीज बैंक के पास गया। तो ये बैंक की अर्निंग हो गई। यहाँ तक क्लियर है? आशीष, आपको क्लियर है? नो सर, एक बार रिपीट करो ना। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं बैंक में, अब ये मत बोलना हम पार्टी करते हैं, हम क्या करते हैं बैंक में जमा कराते हैं। ऐसा मान लो एक बार, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कि हम उसको क्या करेंगे, बैंक में जमा करवाने जाते हैं। तो हमारा पैसा जो बैंक में जमा होता है उसके ऊपर बैंक हमें 6 से 7% बस इंटरेस्ट देता है, इतना भी नहीं देता, और भी कम देता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। तो आपने 100 रुपए अगर जमा कराया तो बैंक आपको क्या देगा, 106 रुपए देगा। लेकिन हमारा जो 100 रुपए जमा किया हुआ था वो अगर लोन में जाता है, जैसे बैंक है, जो हमने जमा किया था बैंक में पैसा, वो अगर बैंक लोन में किसी को देता है तो उस पे क्या है, 10 से 20% चार्ज कर लेगा। कि भाई आपको जैसे किसी इंडस्ट्री को लोन दे दिया, है ना, कि भाई आप लोन में ये पैसा ले लो। जैसे इसको फैक्ट्री बनानी थी तो ये आया बैंक के पास कि मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे लोन की ज़रूरत है। तो इसको 100 रुपए लोन दे दिया, लेकिन क्या बोला कि मैं 20 रुपए ब्याज चार्ज करूंगा, 20%। बेसिकली ठीक है, 20% क्या हो गया, 20 रुपए हो गया 100 का। तो वो जब वापस जमा कराएगा, कितने जमा कराएगा, 120 रुपए जमा कराएगा। बैंक ने हमें कितने दिए थे लौटा के, 106। तो 14 रुपीज क्या है, बैंक के पास प्रॉफिट हो गया। हमें तो बैंक सिर्फ 106 रुपए दे रहा है, लेकिन बैंक के पास कितने रुपए आ रहे हैं लोन के ब्याज से, 120 रुपए। तो बैंक को कितना प्रॉफिट हो गया, 14 रुपए प्रॉफिट बैंक को हो गया। अब क्लियर हुआ आशीष आपको? हाँ सर, हो गया। ठीक है। सर पर बैंक हमें पर मंथ इंटरेस्ट देते हैं, नहीं नहीं, पर मंथली वाइज? पर मंथ कहाँ देते हैं? पर 3 मंथ्स में एक बार देते हैं ना? क्वार्टरली देते हैं, हाँ 3 मंथ्स उसी को तो बोलते हैं क्वार्टरली, यानी 12 डिवाइड बाय 4 यानी 3 मंथ हो गए ना। ठीक है, तो बैंक पर कित सर हाँ इंटरेस्ट लेते लेते समय तो पर मंथ का लेते हैं वो। हाँ, इंटरेस्ट लेते टाइम हमें ईएमआई भरनी होती है ना। तो वो क्या है, अपना पैसा हम उनको, जैसे मान लो कार के लिए लोन ले लिया हमने, मकान के लिए लोन ले लिया, तो उसकी पर मंथ हम क्या करते हैं, ईएमआई भरते हैं। ठीक है। अब पर सर मैं ये पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन था। हम्म मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे पर मंथ के हिसाब से हम्म अगर हमें ब्याज दिया जाए, हम्म हम जैसे कि बैंक से लोन ले रहे हैं, हम्म तो लोन तो हमारा जो भी लोन बनेगा उसके ऊपर जैसे कि वो पर मंथ के हिसाब से ब्याज लगाएंगे ना? हम्म हम्म हम्म। वो रेट होती है, देखो वो रेट क्या होती हाँ। है, जैसे 12% पर एनम, है ना। जैसे ये आपकी रेट हो गई, आपने क्या लिया, 100 रुपए का लोन लिया, तो आपको चुकाना कितना पड़ेगा, 112 रुपए। अब इस 112 को वो डिवाइड कर देंगे, जैसे आपने मान लो बोला कि मैं 1 साल में चुकाऊंगा इसको, तो इसको 12 हिस्सों में वो डिवाइड कर देंगे कि हर महीने इतने दे देना। समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, ठीक जैसे है। टोटल ब्याज सहित कितना चुकाना है, 112 चुकाना है। तो वो आपकी ईएमआई बांध देंगे कि ठीक है, आप बोलोगे मैं 4 साल में चुकाना चाहता हूँ, तो 12 × 4 यानी 48 महीने हो गए, 12 × 4 तो 48 महीने हो गए। उससे आपको ये डिवाइड करके दे देंगे कि चलो इतना इतना आप अमाउंट हर महीने चुकाते रहना। ये होता है प्रोसेस।
अब आते हैं बैंकिंग की तरफ कि बैंकिंग का इंडिया में क्या प्रोसेस है। एक तो सेंट्रल बैंक होता है, किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे अपने क्या है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है। फिर होते हैं कुछ कॉमर्शियल बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो अब इनका पर्पस क्या होता है? People deposit their money in banks for getting interest on their money, and in return bank lend the same money as loans with higher rate of interest, और इससे ये कमाते हैं। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। अब ये डिमांड एंड सप्लाई का क्या कंसेप्ट है ना? डिमांड एंड सप्लाई का ये क्या कंसेप्ट है जो यहाँ लिखा हुआ है? ट्रांजेक्शन्स, परचेजेस, डिपॉजिटिंग, इंटरेस्ट रेट इज हाई, होल्डिंग एंड द इंटरेस्ट रेट, ये क्या है? जब आप ये सोचो आपको कम ब्याज मिल रहा है ना? अगर किसी बैंक में आप अपना पैसा जमा करवा रहे हो, आपको कम ब्याज मिल रहा है, तो क्या आप पैसा जमा कराओगे? नो सर। नहीं कराओगे। तो आप क्या करोगे? अपने पास होल्ड करोगे। ठीक है, होल्डिंग यानी आप अपने पास उसको होल्ड कर लोगे, आप जमा नहीं कराओगे। कब? व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज लेस। लेकिन इसके जस्ट ऊपर वाला देखो, इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तब आप क्या करोगे? अपना पैसा बैंक में जमा कराना शुरू करोगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। ये डेली आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे ना, उन आप रियलाइज करोगे कि अभी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी का वो आने वाला है कि ब्याज की दरें बढ़ेंगी, कम होंगी, क्या होगा, कैसे होगा, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये क्यों की जा रही है। तो उसके पीछे ये रीजन होता है ना? तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट अगर हाई है तो आप क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे ना पैसा, कि हाँ चलो अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज अच्छा मिल रहा है, जमा करा दो, एफडी करा दो। ठीक है, तो ये होता है आपका डिपॉजिटिंग, यानी आप जमा करा देते हो। और जब आपको खरीदारी करनी होती है तो आप क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस करते हो, इसको पैसा ट्रांसफर किया, इसको ट्रांसफर किया। तो ये तीन बेसिक चीज हैं, और उनकी ये नीड कब कब होती है वो हमने डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट रेट कम होगी तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? अपने पास रखेंगे। इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा होगा तो डिपॉजिट करेंगे। अब और नॉर्मली हम ये बातें सुनते हैं तो हमें क्या लगता है कॉमन सेंस के हिसाब से कि ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन अब हम उसकी तरफ आगे एडवांस लेवल बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। ये जब आप पढ़ोगे तब आपको और डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो, मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम। अब मनी क्रिएशन का मतलब क्या है? क्या मनी जो है नोट छाप छाप के दे रही है? जो बैंक है वो लोन देती है तो क्या खुद की तरफ से देती है लोन? जो पैसे होते हैं वो कैसे देती है? उसके लिए हम कुछ पहले बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। अच्छा खुशी, आपको पता है एसेट्स और लाइबिलिटीज? आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। यस सर। बताओ क्या होता है। सर एसेट्स वो कमोडिटीज होती हैं जिनके बदले हमको फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलेगा, लाइक की वैल्यू बढ़ जाए। और लायबिलिटीज वो चीजें हैं लाइक जिनकी जिस वैल्यू पे लाइक हम उसे परचेस कर रहे हैं तो उनकी टाइम के साथ वैल्यू डिग्रेड जाएगी। जैसे हम लोग मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और लाइक गिर जाएगी। जितने हम लोग खरीद रहे उसको बेचते जाएंगे तो उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली, अगर वेरी गुड। और एसेट्स में अक्सर अगर लाइक गोल्ड तो ले सकते हैं लेकिन गोल्ड में जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं उसकी वजह से कुछ टाइम बाद मिलेगा, लेकिन अगर तुरंत एक दो साल जाएंगे तो नहीं मिलेगा हम लोग को उतना रिटर्न, क्योंकि वो लाइक मेकिंग चार्जेस लगते हैं उस वजह से। हाँ, वेरी गुड। सो एसेट्स हमें जो फायदा पहुंचाएं, जैसे यानी कि क्या होता है, जैसे सपोज कोई भी, जैसे अभी एग्जांपल दिया खुशी ने, जो चीज़ क्या है हमें लाके कुछ फायदा दे। जैसे मैंने बहुत बड़ी एक क्या मशीन खरीद ली, जिससे क्या बनता है, जिससे कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे बाल्टी बन रही है या फिर कोई मग्स बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ बन रही है, तो वो मेरे लिए क्या है? मशीन एक एसेट है। क्यों? क्योंकि वो मुझे प्रोडक्शन दे रही है और प्रोडक्शन से मैं पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज मतलब वो चीज़ जिसमें मेरा पैसा जा रहा है ना? लाइबिलिटीज का मतलब जिसमें मेरा पैसा जा रहा है। जैसे बैंक की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट लाइबिलिटी क्यों है? पहले तो आप ये बताओ आशीष, जो डिपॉजिट है, हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करवा के आते हैं हमारे खाते में, है ना, नॉर्मली जो हमारा जैसे अकाउंट खुला है, हमने पैसा जमा करवाया है उसमें, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी क्यों है, बता सकते हो?
क्योंकि सर जैसे कि हम तो जमा करवा रहे हम्म। हैं, वो हमारे लिए तो एसेट होगी, पर बैंक के लिए वो लाइबिलिटीज इसलिए है क्योंकि हमने उनको पैसे दे रखे हैं, हाँ उनके ऊपर उधार चढ़ गई है उस चीज की, क्योंकि हाँ, हम उनसे कभी भी मांग सकते हैं वो चीज, वेरी गुड, एग्जैक्टली। और बैंक हम, से मांगेंगे हाँ, और बैंक को उस पे ब्याज भी देना और पड़ेगा। उनको देना पड़ेगा, तो उनके ऊपर लाइबिलिटीज है वो चीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे, अगर देखा जाए जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, हम्म हम बैंक से लोन लेते हैं, पैसा निकलवाते हैं, मतलब लोन लेते हैं बैंक से, तो हम्म, हम लाइबिलिटीज ले रहे हैं क्योंकि हमें देना पड़ेगा ना उनको कुछ, एग्जैक्टली, देना पड़ेगा। वेरी, ऐसी ऐसी हर वो चीज जिससे इनकम क्रिएट होती है वो एसेट होते हैं। हम्म ऐसी हर वो चीज जिससे इनकम क्रिएट होती है वो एसेट होता है, हर वो चीज जिससे खर्चा बढ़ता है वो लाइबिलिटीज होते हैं। लाइबिलिटीज होती हैं। तो इसका मतलब हमारे डिपॉजिट्स क्या हैं, बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा है, हम जब भी मांगे देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ उनको ब्याज भी देना पड़ेगा। मान लो मैंने एफडी करा दी 100 रुपए की, और 7% ब्याज था, तो अब उनको 107 रुपए मुझे देने ही पड़ेंगे 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, जितने भी टाइम के बाद मैं मांगूंगा। ठीक है? तो ये चीज उनके लिए लाइबिलिटी हो गई। तो फिर ये जो लोन्स हैं, ये बैंक के लिए एसेट कैसे हो गए? जो बैंक ने लोन दे रखे हैं सबको, वो एसेट क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि जब लोग ईएमआई भरेंगे तो बैंक के पास ब्याज आएगा, उसका पैसा आएगा। जैसे बैंक ने लोन दे रखा है किसी को मकान बनवाने के लिए, तो जब वो वापस भरेगा लोन, तो ब्याज समेत भरेगा, तो बैंक की क्या होगी? इनकम होगी। और इनकम होगी, इसका मतलब वो एसेट हो गए। तो फिर ये रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो पैसा बैंक लोन में नहीं देता है, उसे हम रिजर्व कहते हैं। अब इसकी नीड क्या है, नेसेसिटी क्या है, वो अगले स्लाइड्स में आएंगी। अभी आप इतना समझ लो कि जो लोन में नहीं जाता है पैसा, बैंक के पास रहता है, वो रिजर्व्स होता है। और ये एसेट क्यों है? क्योंकि ये बैंक क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको अच्छा रिटर्न मिल जाए। ठीक है? ये लोन में नहीं देगा, ये कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देगा जहां पे इसको, जैसे मान लो आरबीआई में रख दिया, तो आरबीआई बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। और सपोज कहीं कोई गोल्ड की कुछ खरीद लिया इन्होंने, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, तो वो क्या होगा? वो भी इनको ब्याज मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिजर्व्स वो पैसा होता है जो कि लोन में नहीं जाता है। ठीक है? ये तीन चीज तो आपको क्लियर हो गई, हो गई। यस सर। अब आप देखेंगे अकाउंटिंग रूल सेज दैट बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल, और टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है? यानी एसेट और लाइबिलिटीज बेसिकली बराबर होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और अगर कभी एसेट्स ज्यादा हो गए, तो जितने ज्यादा एसेट्स होंगे ना, सपोज करो कि लाइबिलिटीज 100 थी और आपके एसेट्स 120 हो गए, तो ये जो 20 रुपए है ना ऊपर का, ये आपका क्या हो जाएगा? नेटवर्थ हो जाएगा। ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है? यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। 120 आपके एसेट हैं और 100 लाइबिलिटी है, तो ये जो 20 रुपए है, ये क्या है आपका? इज इक्वल टू 20। ये क्या है आपका? नेटवर्थ है। इसको हम नेटवर्थ बोलते हैं। ये एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि देर इज ओनली वन बैंक इन द कंट्री एंड ओनली 100 रुपीज इन द इकोनॉमी। सिर्फ एक ही बैंक है और 100 रुपीज ही है इकोनॉमी में। और अगर उस बैंक में वो उस बंदे ने 100 रुपीज अपने जमा करवा दिए, ठीक है, और ये सारा का सारा उसने क्या रख लिया? बैंक ने रिजर्व में रख लिया, यानी वो लोन नहीं दे रहा है, तो पब्लिक के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं बचा। ये सारा 100 रुपीज वहीं बैंक में पड़ा रह जाएगा। तो टोटल मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? मनी सप्लाई क्या होता है? करेंसी प्लस डिपॉजिट होता है। अगली स्लाइड में आएगा जस्ट। मनी सप्लाई करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। तो करेंसी तो क्या है? लोगों के पास, जो पब्लिक के पास जो करेंसी है, यानी नोट और ये सिक्के, इनको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। ठीक है? और डिपॉजिट्स मतलब जो बैंक में हमारा डिपॉजिट है। तो मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? करेंसी तो जीरो है, क्योंकि पब्लिक के पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि 100 रुपए थे, 100 रुपए बैंक में जमा हो गए और वो बैंक ने पूरा रिजर्व कर दिया। डिपॉजिट्स वही 100 रुपीज जो जमा हुए हैं। तो 100 रुपीज क्या है? मनी सप्लाई है। यहाँ तक ये आपको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। अब इसके आगे जो आएगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
लेकिन अब थोड़ा सा इसमें क्या है, हम चेंज करने जा रहे हैं कि सपोज जो पैसा था जो बैंक में जमा किया हुआ था वो अब बैंक ने लोन में देना स्टार्ट कर दिया है। सपोज मिस्टर वाई कम्स टू दिस बैंक फॉर ए लोन ऑफ 100 रुपीज। इफ इट गिव्स द लोन टू मिस्टर वाई and Mr. Y deposit the same loan amount in the bank itself, then how much will be the money supply? हुआ क्या कि ये बैंक में गए, कौन, मिस्टर एक्स, सॉरी ये मिस्टर वाई, इनको लोन चाहिए था। तो मिस्टर एक्स ने अपना पैसा जमा करा रखा था 100 रुपए बैंक में, तो बैंक के पास कितने रुपए पड़े थे, 100 रुपए पड़े थे ना। मिस्टर वाई गए वहां पे, बोले कि मुझे 100 रुपए का लोन चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मकान बना रहा हूँ। तो बैंक ने बोला कि ठीक है अपने पास 100 रुपए तो पड़े हैं, 100 रुपए इसको लोन में दे देते हैं। तो बैंक ने इसको 100 रुपए लोन में दे दिए। ये घर गया, घर जाते ही इसकी फैमिली ने बोला कि चलो 100 रुपए ले आए, तो जैसे जैसे अपन खर्चा करेंगे ना वैसे वैसे इसको निकालते रहेंगे पैसे को। एक काम करो आप ये 100 रुपए बैंक में रख दो, ठीक है, अपने अकाउंट में डलवा दो, ताकि क्या हो जाएगा, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे निकालते रहेंगे। तो ये 100 रुपए इसने फिर बैंक में जमा करा दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। अब ये बताओ बैंक के पास कितने रुपए हो गए, बैंक की बैलेंस शीट में कितने रुपए आएंगे अब। अकाउंट बैलेंस जब वो खोल के देखेंगे बैंक वाले, तो उनको दो अकाउंट दिखेंगे, एक एक्स का अकाउंट और एक वाई का अकाउंट। एक्स के अकाउंट में भी क्या है, 100 रुपए थे, इसने जमा करवाए थे ना शुरू में आके, सबसे पहले पहले इसी के 100 रुपए थे जो वाई को लोन में गए। ठीक है, तो एक्स के खाते में 100 रुपए हैं और वाई के खाते में 100 रुपए हैं। तो बैंक के पास टोटल बैलेंस शीट में कितने पैसे हो गए। आशीष, खुशी, 200 रुपए हो गए सर बैलेंस शीट में तो, पर एक्चुअल में रुपया तो सर 100 ही। प्लीज रिपीट कर देंगे, कॉल आ गया था फोन पे। क्या हुआ। सर कॉल आ गया था तो हम सुन नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कहाँ तक मिस, कहाँ से मिस किया था आपने। सर आपने स्टार्टिंग किया था लाइक मिस्टर राइट कम फॉर लोन, वहाँ। हाँ तो बेसिकली बात क्या थी, 100 रुपए जो थे एक्स के वो अकाउंट में पड़े थे, ठीक है। 200 रुपए है हाँ सर उसमें स्लिप। हाँ, तो एक्स ये है ना, ये बैंक की वो है, ठीक है, बुक है। तो इसमें एक्स ने खाता खुलवाया और अपने 100 रुपए जमा करवा दिए थे। तो अब बैंक के पास 100 रुपए पड़े थे, तो वाई भी गया, बोला कि मुझे क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो बैंक ने सोचा ठीक है 100 रुपए पड़े हैं, इसको लोन में दे देते हैं। तो वाई को लोन में 100 रुपए दे दिए। तो वही घर पे गया पैसा लेके, तो इसके घर वालों ने सबने बोला कि चलो इसको बैंक में जमा करा देते हैं, जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी तब तक अपन निकालते रहेंगे। तो ये जाके फिर इसने बैंक में जमा करा दिए 100 रुपए। तो मेरा सवाल ये है कि अब बैंक के पास कितने रुपए हो गए अकाउंट के इसमें बुक में। सर 100 ही रहेंगे। 100 कैसे हो गए एक्स के, अब सौ जैसे। था ये दिया तो फिर वापस से वही 100 वो जमा किया ना उसके पास से। हाँ लेकिन रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है इसकी चेक बुक, सर इसमें अकाउंट बुक में 200। 200, लेकिन रुपए थे कितने ओरिजिनली, 100 100 ही रुपए थे। तो ऐसा क्यों हो 100 रहा है, ऐसा ऐसे तो फिर अगली बार कोई दोबारा मिस्टर जेड आएंगे और फिर ये बोलेंगे कि हमारे पास तो 200 रुपए हैं अकाउंट में, इनको फिर लोन दे दो। फिर कोई जेड के बाद फिर कोई Z2 Z3 ऐसे लोग आते रहेंगे और अनलिमिटेड लैंडिंग होती रहेगी। तो ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे अनलिमिटेड पावर्स मिल जाते हैं बैंक को, क्या, लोन देने के। लेकिन इससे क्या है, बैंक डूब जाएगा। ठीक है, तो अब इकोनॉमी में तो 100 ही रुपए थे, तो इस बैंक में 200 हो गए, तो अब ये बोलेगा और लैंड कर दो और किसी को लोन दे दो, फिर दे दो, फिर दे दो। तो इस पावर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिमिट फिक्स करते हैं। उस लिमिट को क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं हम। कि आप सारा पैसा लोन में नहीं दोगे आज के बाद से। हम बैंक को क्या बोलते हैं, अगर आपके मन में कुछ डाउट आ भी रहा है ना, तो अभी आप उसको रखो, क्योंकि अगले स्लाइड में आपका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आ रहा है कि ये
कैसा बढ़ गया पैसा, कैसे बढ़ गया, या फिर ये कम कैसे होगा, तो वो रिजर्व से होगा। ये जो रिजर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि 100 रुपए हैं, तो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई फिक्स कर देगा कि 100 में से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ कुछ ही फिक्स्ड अमाउंट जो है आप लोन में दे सकते हो, बाकी आपको एक्स परसेंटेज रिजर्व रखना होगा। मान लो 20% रिजर्व में रखना होगा आपको, वो आप लोन में नहीं दे सकते। सिर्फ 80% आप क्या करोगे, लोन में दे सकते हो। तो ये रिजर्व कितने प्रकार के होते हैं, ये आरबीआई की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। तो रिजर्व होते हैं आपके 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से हो गए, एक सीआरआर और एक एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर का मीनिंग क्या होता है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। बेसिकली ये जो पैसा है सीआरआर का, ये आपको कहाँ जमा करना होता है, आरबीआई में जमा करना होता है। यानी जो बैंक है वो क्या है, ये जो एक्स परसेंट है, जैसे सपोज करो कि इसको बोला कि 20% आपको रिजर्व रखना है, तो 20% का मतलब ये आप आरबीआई में जमा कर दोगे। आज की डेट की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 4.5% है सीआरआर। यानी 4.5% आपको आरबीआई में जमा करना होगा। आप बैंक हो अगर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.5% आपकी जितनी भी वेल्थ है उस बैंक की, उसको आपको जमा करना पड़ेगा आरबीआई में। 4.5% कैश रिजर्व रेशो, वो रिजर्व में रहेगा, आप उसको लोन में नहीं दे सकते। दूसरा होता है एसएलआर। एसएलआर मतलब स्टेचुटोरी लिक्विड रेशो। ये आपको है ना आरबीआई में जमा करने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन आपको अपने पास मेंटेन रखना है, आप लोन में इसको नहीं दे सकते। कैसे रखोगे आप, या तो लिक्विड कैश रख लो, या कैश में रख लो है ना इसको, या फिर गोल्ड के फॉर्म में अपने पास रख लो। गोल्ड के फॉर्म में रखने से क्या फायदा है, बैंक को भी क्या है, प्रॉफिट होता रहेगा ना, गोल्ड की वजह जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे बैंक को भी प्रॉफिट होता रहेगा। प्लस अदर सिक्योरिटीज, या बॉन्ड के फॉर्म में रख लो, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जरूरी नहीं होता। तो दो डिफरेंस जो अभी अभी आपको पता चले वो क्या है, सीआरआर आप आरबीआई में ही रख सकते हो, उसके अलावा आपको कहीं नहीं करना, आरबीआई में इसको जमा करने हैं 4.5%। प्लस एसएलआर में क्या होता है, वो आप अपने बैंक में ही रख सकते हो किसी भी अदर फॉर्म में, जैसे कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, अदर सिक्योरिटीज, वो 18% हो गया। ये एसएलआर होता है। दोनों के एक्ट भी अलग अलग हैं। कैश रिजर्व रेशो आता है 1934 वाले में, आरबीआई एक्ट 1934। हमने वो पढ़ा था ना कल परसों जब हम डिमोनेटाइजेशन पढ़ रहे थे, तो आरबीआई एक्ट 1934 पढ़ा था। ये कैश रिजर्व रेशो का प्रावधान उसमें है। तो ये एसएलआर का किस में है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। वो क्या करते हैं, इसका इसमें बता देते हैं, इसका इसमें बता देते हैं, ठीक है। फिर ये लिख देंगे कि एसएलआर इज नेसेसरी टू डिपॉजिट इन द आरबीआई। तो फिर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, आरबीआई में नहीं, आप अपने पास भी रख सकते हो। ये समझ में आ रहा है, यस सर। कुछ डाउट आ रहा है आशीष, आपको खुशी है, आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट? नो सर। चलो। सर एक हाँ डाउट है छोटा सा। हाँ हाँ। जैसे कि रिजर्व हम्म, जैसे कि एसएलआर और सीआर है। हम्म, सीआर तो जमा करवाना होता है हम्म, बैंक हम्म, बैंक को आरबीआई के पास, हम्म, तो उसमें तो कोई कोताही नहीं हो सकती। पर हम्म। एसएलआर को जरूरी थोड़ी है कि 18% वो रखे ही, वो रखना ही पड़ेगा। वो उसमें से भी अगर तो दे सकता है। नहीं दे सकता, उसमें क्या है कि आप हर महीने क्या करते हो अपना, जैसे आजकल सारा काम क्या होता है, ऑनलाइन होता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही बैंक बंद होता है ना 4 बजे, उसके बाद भी 1 घंटा सब बैठ के पूरा अपना अपडेट करके जाते हैं कि आज इतना पैसा बैंक में पड़ा है, इतना पैसा बैंक से लोन में गया है, और इतना पैसा हमने क्या किया है, जमा किया है। और इंटर बैंक का मतलब क्या होता है, हमारा बैंक का पैसा उस बैंक में है, इतना उस बैंक का पैसा इस बैंक में है। तो सारी डिटेल क्या होती है, ऑनलाइन अपडेट होती है। और अगर ये हो गया कि 18% से आपने कम जो है रख लिया, मान लो 17 ही रखा और बाकी 1% लोन दे दिया, तो तुरंत बैंक पे पेनल्टी लग जाती है। आरबीआई के पास सारा क्या है, डेटा स्टोर रहता है, और किसी भी बैंक का अगर उनको लगा कि हाँ 18% से तो कम है, तुरंत पेनल्टी लग जाती है। तो ये आप अपडेट करते हो, मतलब ये बैंक अपडेट करता है, डेली अपडेट होता है ये। अरे हाँ। बट आरबीआई को कैसे पता चलेगा?
हेलो आरबीआई का एक पोर्टल होता है, और गाल आरबीआई का क्या होता है, एक पोर्टल होता है, ठीक है, उस पे ये सारी चीजें अपडेट होती है। अच्छा उसी के थ्रू ही क्या होता है, ये जितने भी इंटर अच्छा अच्छा होते हैं, ये सारी ऑनलाइन डेटा आरबीआई के पास अवेलेबल होती है एनी टाइम, किसी भी टाइम में किसी भी बैंक का कुछ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक क्या है, सबको रेगुलेट करता है, सबको रेगुलेट करने का पावर आरबीआई के पास है। क्लियर है आशीष? ओके सर। है ना? तो ऐसे बैंक क्या लापरवाही नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती थी, लेकिन अब सब कुछ अपडेट हो जाता है, और तुरंत कोई भी अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आरबीआई एक्शन ले लेता है। तो अब एक जो कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये वो कंसेप्ट है कि जो सीआरआर है या एसएलआर है, ये क्या है, ये रिजर्व्स जो हैं, ये अनलिमिटेड लैंडिंग को कैसे रोकते हैं। अनलिमिटेड लैंडिंग का मतलब जैसे अभी हमने देखा ना कि 100 रुपए आए, फिर 100 रुपए लोन में दे दिए, अब 200 रुपए हो गए, फिर 200 रुपए लोन में दे दिए, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो उसको ये सीआरआर और एसएलआर कैसे रोकते हैं, यानी ये जो रिजर्व्स हैं, ये उस अनलिमिटेड लैंडिंग को कैसे रोकते हैं, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि सपोज रिक्वायर्ड रिजर्व्स 20% हैं, यानी कि 20% जो है रिजर्व्स आपको मेंटेन करने हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो बैंक में अगर 100 रुपीज डिपॉजिटेड किए किसी ने, ठीक है, 100 रुपए किसी ने आके डिपॉजिट कर दिए, तो रिजर्व कितना रखना है बताओ? 20% कितना हो गया? 20 रुपीज। 20 रुपीज, तो बचा कितना? 80। 80, यानी कि आप 80 रुपीज लोन में दे सकते हो, है ना? और जैसे सपोज आपने किसी को लोन दे रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, इसी बैंक में आके अपना अकाउंट खुलवा रहा है और वहीं जमा करवा रहा है, ठीक है, ये अजम्पशन हम ले रहे हैं, क्योंकि बैंक एक ही है कंट्री में, ऐसा आपको मानना है। तो ये जो 80 रुपए लोन में गए, ये भी उसने क्या किया, ये बैंक में जमा करा दिया कि ठीक है, मेरे को जरूरत होगी तब मैं निकालता रहूंगा। तो अब बैंक में कितने रुपए हो गए ये बताओ? 100 तो पहले, 180। है ना, 100 तो पहले से उसके अकाउंट में थे एक बंदे के, और अब ये मिस्टर वाई जो दूसरा पर्सन है, उसने अपने 80 रुपए भी क्या किए, इसी बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक में अब टोटल 100 और 80, 180 रुपए हो गए। फिर वही बात कि 20% हमें रिजर्व रखना है, तो 180 का 20% कितना हो गया? 36 हो गया ना? 180 का 20% 36 हो गया। तो 36 अगर है रिक्वायर्ड रिजर्व, और 100 रुपीज डिपॉजिट, भाई एक्चुअल रुपीज कितने हैं, एक्चुअल मनी कितनी है अकाउंट में, जो बैंक की एक्चुअल मनी वो कितनी, 100 ही है। 100 से ज्यादा तो वो लोन दे नहीं सकते, है ना? एक्चुअल में 100 से ज्यादा, तो 100 तो उनकी लाइबिलिटी है ना। जैसे मान लो 100 वाला बंदा आ गया कि मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो आप 100 रुपए से ज्यादा तो लोन दे नहीं सकते। तो एक्चुअल मनी कितनी है अकाउंट में, एक्चुअल तो 100 ही रहेगी हमेशा, क्योंकि 100 रुपए से शुरुआत हुई थी। और रिक्वायर्ड रिजर्व कितने आ रहे हैं, 180 के हिसाब से 36 आ रहे हैं। तो फिर बचा कितना, लोन कितना और दे सकते हो आप, कि चलो 100 रुपए हैं, अभी तो 36 का ही रिजर्व हमें रखना है, तो कितने 64 और हम लोन में दे देते हैं। और अगर 64 भी लोन में चला गया, फिर उसने आके जमा करा दिया इसी बैंक में, तो अब बैंक के पास कितना हो गया पैसा, 180 में 64 जोड़ा हमने तो 244 हो गया। अब 244 बैंक के पास क्या है, पैसा है, और 20% रिजर्व बैंक को रखना है। मतलब 20% रिजर्व बैंक को रखना है अपने पास, कि भाई 20% तो मुझे रखना है। तो 20% किसका कैलकुलेट करेंगे वो, 244 का। ये नहीं समझ में आ रहा ना आपको? नो सर। चलो दोबारा से देखते हैं, ठीक है, एक उसके लिए आपको स्टोरी सुनाते हैं। एक बार क्या है कि एक बैंक था, उस बैंक में एक आदमी ने आके 100 रुपए जमा करा दिए। तो बैंक वाले ने देखा कि भाई अपने अकाउंट में कितने हैं, 100 रुपए पड़े हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने 100 रुपए जमा कराए। ये मिस्टर एक्स भी घर पे जाके सो गए, और ये बैंक वाले भी घर पे जाके सो गए। अगले दिन फिर उठे, तो उठते क्या देखा, दरवाजे पे लोन लेने की एक आदमी खड़ा है। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे लोन चाहिए। बोला ठीक है ले लो लोन।
लेकिन बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है कि 20% उन्हें क्या रखना है, रिजर्व रखना है, ठीक है। तो वो पहले चेक करेंगे कि भाई कितना पैसा पड़ा है बैंक में, बैंक वाले आपस में बात करके चेक करेंगे बैंक में कितना पैसा पड़ा है। तो बोलेंगे कल मिस्टर एक्स ने 100 रुपये जमा कराए थे, बैंक में 100 रुपये हैं। बोला ठीक है, 20 रुपये रिजर्व रख लो और लोन दे दो 80 रुपये, 80 रुपये चाहिए तो लोन दे दिया। और क्या किया, ये 80 रुपये इसने लोन लेके इस बैंक में जमा करा दिया, ठीक है। अपना खाता खुलवाएगा ना, कहीं तो रखेगा ना उस पैसे को। कहाँ रखा इसने, पैसा लेके लोन में इसने अपना खाता खुला लिया और उस खाते में ये 80 रुपये डलवा दिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। यस सर। अब फिर मिस्टर वाई भी घर जाके सो गए, बैंक वाले भी घर जाके सो गए। दूसरे दिन की कहानी भी खत्म। तीसरे दिन क्या हुआ, सब लोग उठे वापस बैंक में आए, बैंक वाले बैठ के क्या देख रहे हैं कि एक आदमी और लाइन में खड़ा है लोन लेने के लिए। तो फिर बैंक वालों ने आपस में बात करी कि भाई कितने रुपए पड़े हैं, देखो देखें बैंक में। तो बोला साहब 100 रुपये तो वो पहले वाला बंदा जमा करा के गया था और 80 रुपये इसने जमा करा दिए, तो अपने पास अकाउंट में टोटल 180 रुपये हैं, है ना। अपने खाते बुक में 180 रुपये हैं। 100 रुपये उसने जमा कराए थे, 80 इसने जमा कराए। तो फिर ये बैंक का मैनेजर बोलेगा ठीक है, अपने को 20% रिजर्व रखना है और बाकी लोन में दे सकते हैं। तो 180 का क्या करो, 20% यानी 36 रुपये तो रिजर्व में रख लो और क्या करो, बाकी का लोन में दे दो। तो बोला ठीक है, ऐसे कर लो। लेकिन अब बात क्या है कि ये जो 100 रुपये थे ना, एक्चुअल मनी तो इनके पास इतनी है ना, 100 ही रुपये। असली में जो वाकई में जो मनी है इकोनॉमी में वो कितनी है, 100 ही रुपये है ना। तो इन्होंने अगर 36 रुपये रिजर्व में रख लिए तो ये लोन कितना दे पाएंगे। 100 में से 36 रख लिए तो सिर्फ 64 ही तो लोन दे पाएंगे, यस सर। है ना। ये बात आप समझ रहे हो कि रिजर्व जो रख रहे हैं वो 36 रुपये अगर रख भी लिए तो फिर लोन में 64 ही रुपए दे पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल मनी तो 100 ही है। तो फिर बाद में इसको लोन दे दिया और ये 64 रुपये लेके लोन, और ये क्या किया, इसने भी बैंक में जमा करा दिया। और फिर सब अपने घर चले गए, सो गए। अगले दिन फिर सब उठ के आए तो बैंक वाले ने क्या देखा, फिर एक और आदमी आया हुआ है लाइन में लगा हुआ है कि मुझे भी लोन चाहिए। फिर उसने अपने आदमी से पूछा कि भाई कितना रुपया है बैंक में। बोला सर 100 रुपये तो उसका था, 80 रुपये कल वाले का, परसों वाले का था, और 64 रुपये कल जो लोन दिया था उसने भी अपने ही अकाउंट में आके जमा करवा दिया है। टोटल कितना पैसा हो गया, 244 हो गया। तो बैंक मैनेजर बोलेगा ठीक है भाई, 244 रुपये हैं, तो उसमें से अपने को रिजर्व कितना रखना है। तो बोला 20% रिजर्व रख लो, बाकी लोन दे दो। बोला ठीक है, 20% कितना होता है 244 का, 48.48 रुपये। तो बचा हुआ कितना है, 100। एक्चुअल मनी तो 100 ही थी, लोन तो उसी में से दे पाएंगे ना ये लोग, क्योंकि एक्चुअल मनी इनके पास 100 ही रुपये है। तो 48.8 रुपये इन्होंने रिजर्व रख लिया, तो बचा कितना अमाउंट, 51.2 रुपीज़। ये उन्होंने क्या किया, लोन में दे दिया। इसी तरह ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसकी लिमिट कौन तय करेगा, रिक्वायर्ड रिजर्व्स 100। 100 क्यों, क्योंकि भाई रिजर्व, जब भी मान लो वो 100 रुपये वाला आदमी आएगा आपके पास जिसने ये शुरू में 100 रुपये जमा करवाए थे, तो उसको तो आपको 100 रुपये देने ही पड़ेंगे ना। तो आपको 100 रुपये का रिजर्व तो रखना ही पड़ेगा, ये एक कंडीशन है। तो ये जो 20, 36, 48.8 ऐसे करते करते ये कहाँ जाके रुकेगा, तब तक ये लोग लोन दे सकते हैं जब तक ये रिक्वायर्ड रिजर्व की वैल्यू 100 ना पहुंच जाए। 100 से ऊपर ये लोन नहीं दे पाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर तो इनकी क्या हो जाएगी, डिपॉजिट की लिमिट ही क्रॉस हो जाएगी ना। 100 ही रुपये तो थे इनके पास, फिर लोन देंगे कहाँ से। और अगर वो 100 रुपये वाला आदमी आ गया पैसा मांगने तो इनको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड रिजर्व ये तब तक ही लोन दे पाएंगे जब तक ये परसेंटेज 100 तक नहीं पहुंच जाता है, यानी 20, 36, 48.8 ऐसे करते करते 100 रुपये तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये लोन दे पाएंगे, उसके बाद नहीं दे पाएंगे। कुछ समझ में आया या फिर ऊपर से गया, समझ आ गया। थोड़ा बहुत आया समझ में ना। सर एक क्वेश्चन है, बताओ। मैं ये कह रहा था जैसे कि ये सर्कुलेशन चल रहा था, हम्म, उसके बीच में सेकंड नंबर का बंदा आके बोलता है कि
मेरे को मेरे पैसे चाहिए हाँ जैसे कि, हाँ ठीक है, हाँ। परंतु जैसे कि इस बैलेंस शीट में दिख रहा है, हम्म जैसे सेकंड नंबर आगे 80 रुपए जमा कराए थे उसने बैंक में, हम्म वो में 80 जमा करवाए थे उसने, हम्म और फिर अगले दिन तीसरा बंदा आके वो बोलता है कि मेरे को लोन चाहिए, हम्म तो वो तो लोन ले लेगा, हम्म। कितने रुपए का, 51 रुपए का लोन ले चुका वो। हाँ बट थोड़ी देर बाद वो आएगा, हाँ तीसरे दिन का बंदा जो लोन लेके चला गया, हाँ उसके बाद दूसरे दिन वाला बंदा ये कहेगा कि मेरे को पैसे वापस चाहिए, मेरे हाँ। 80 रुपए हम्म। मैंने जो जमा करवाए, तो वो कैसे देंगे सरकार, वो ऐसे देंगे। बैंक, हाँ वो मैं बताता हूँ, इन्होंने रिजर्व, हाँ बैंक इन्होंने, कैसे देगा वो। देखो, बैंक की आप मेरे को एक चीज बताओ, बैंक की लाइबिलिटी किसके प्रति है? बैंक किसको पैसे देगा? बैंक सिर्फ एक ही आदमी के उस लिए, पर्सन को देगा। सिर्फ एक्स के लिए लाइबल है, कि वो सिर्फ उसी को पैसे देगा 100 रुपए, क्योंकि उसने शुरू में 100 रुपए जमा कराए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि बैंक सिर्फ किसके लिए लाइबल क्योंकि है? सर, हाँ सुनो सर, हाँ सुनो सर, हाँ। जैसे कि उसने लोन लिया था ना हम्म हम्म बैंक से, हम्म 80 रुपया लोन लिया था, फिर हाँ, उसने खाते में डाला, हम्म हम्म। वो लोन तो कटवा ही सकता है, नहीं कटवा सकता क्या, वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो प्रोसेस होगा उसको कैसे। 80 रुपए खर्चने हैं। हाँ, उस प्रोसेस का थीम क्या है, उसके पीछे थीम क्या है? उसके पीछे थीम ये है कि बैंक किसके प्रति लायबल है, बैंक किसको पैसे देगा? बैंक तो सिर्फ एक्स को पैसे देगा ना, बैंक तो और किसी के लिए लायबल नहीं है। बाकी तो लोगों ने क्या किया, बैंक से पैसा लिया है तो बैंक उनसे पैसा वापस लेगा। अब ये जो 64 रुपए है, ये क्या है? ये तो बैंक ने उसको दिया है ना, तो ये पर्सन क्या करेगा? 64 रुपए तो बैंक को चुकाएगा। बैंक तो सिर्फ एक ही आदमी को पैसा देगा, हम्म, एक्स वाले को, क्योंकि उसने उसको पैसा दिया था पहले। समझ रहे हो आप? बैंक किसको पैसा हम्म, देगा? सिर्फ लाइबिलिटी एक ही है बैंक के पास, एक्स वाले की, और एक्स के जितना रिजर्व 100 उसने मेंटेन कर रखा है। जब भी वो आएगा उसको पैसा उसका मिल जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो कि 100 उसने रिजर्व क्यों रखा? 100 तक ये रिक्वायर्ड रिजर्व वाली लाइन है जो 20, 36, 48.8 ऐसे चलती चलती 100 पे जाके क्यों रुकी? क्योंकि 100 उसकी लाइबिलिटी है बैंक की। बैंक के पास जब भी एक्स आएगा और 100 रुपीज मांगेगा, उसको देना पड़ेगा। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, वाई जेड, Z1, Z2, ये जितने भी लोग आए, उन्होंने तो बैंक से पैसा लिया हुआ है ना, तो वो तो चुकाएंगे। समझ रहे हो? ये प्रोसेस है बैंकिंग का। बैंक सिर्फ एक ही आदमी को पैसे दे, ठीक है सर। एक ही लाइबिलिटी है उसके हाथ में कि उसको 100 रुपीज देने एक्स को। ठीक है, बाकी वाई से उसको मतलब नहीं है, जेड से मतलब नहीं है, क्योंकि वाई से तो वो लेगा, जेड से भी लेगा, और भी कोई उससे लोन ले रहा है उससे तो वो लेगा ही लेगा। बस उसको तो एक ही आदमी को पैसा देना है, वो है एक्स। और इस तरह से उसकी एक लिमिट फिक्स हो जाती है कि उसको 100 रुपीज तक रिजर्व रखना है, और वो 20% 20% 20% करते करते यहाँ पे 100 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 100 पे क्यों रुका, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी 100 की थी। तो Yes. इस हिसाब से अगर देखा जाए, तो फिर बैंक में कितना रुपए डिपॉजिट आ जाएगा यहाँ से जब चलेंगे? 180, 244, ये 500 हो गया, यानी कि 5 टाइम्स हो गया। इससे क्या पता चला हमें कि अगर हम 20% की रिजर्व रखेंगे तो मनी क्रिएशन कितना हो जाएगा? 500। तो क्या एक्चुअल इकोनॉमी में 500 रुपीज है? नहीं है। ये सिर्फ मनी क्रिएशन है, इसको हम कहते हैं मनी क्रिएशन। यानी कि बैंक जब लेंडिंग करता है, लोन देता है, उससे क्या होता है? मनी क्रिएशन होता है। ये पहले वाले में नहीं हो रहा था। पहले वाले में क्या हो रहा था? 100 रुपए दिए और उसने पूरा क्या कर लिया? रिजर्व में रख लिया था, तो पब्लिक के पास करेंसी कितनी बची? जीरो बची। मनी क्रिएशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? मनी क्रिएशन हो रहा है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब एक चीज मेरे को आप बताओ, मैं वो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। ये पढ़ने के बाद आप इजीली उसको आंसर कर सकते हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको हम मनी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि मनी मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे 100 थी, फिर 180 हो गई, फिर 244 हो गया, फिर 500 हो गया। ठीक है, तो वो मनी मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब क्वेश्चन आपका ये है
कि व्हेन विल द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इंक्रीज। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। व्हेन विल द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट विल इंक्रीज, ये 2019 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस बताता हूँ। इफ वी इंक्रीज CRR, ठीक। सेकंड, इफ वी इंक्रीज SLR, ठीक। इफ वी इंक्रीज गोल्ड रिजर्व, और इफ, ऑप्शंस तो मैं आपको अभी बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअल ऑप्शंस क्या थे वो आप उसमें एक बार 2019 के पेपर में देख लेना, मैं भी इसमें क्या कर दूंगा, स्लाइड में ऐड कर दूंगा रेफरेंस के लिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इंक्रीजिंग द हैबिट ऑफ लेंडिंग। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है। सर क्वेश्चन यही था ना, व्हेन विल द मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज। इंक्रीज मनी मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा कब होगा, कैसे होगा, वो कौन से प्रोसेस से होगा? या तो हम CRR इंक्रीज कर दें, या SLR इंक्रीज कर दें, गोल्ड इंक्रीज कर दें, या CRR। सर लैंडिंग। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट। आपने CRR क्यों बोला आशीष? सर मैंने तो ये देखा है ना, जैसे कि रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं 100 तक गए, हम्म अगर फॉर एग्जांपल ये 200 हो जाते लेंट देने नहीं, वाला। बट द रिजर्व से वो तो हमारे कांस्टेंट 20% की है ना। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट था। देखो आशीष, CRR बढ़ने का मतलब क्या है कि ये परसेंटेज आप बढ़ा दिए, आप बोले कि 50% तक इसको रखना है अपने पास रिजर्व। तो अगर 50% रिजर्व ही रह गया तो फिर वो लोन क्या देगा? पहले तो 80% तक लोन दे पा रहा था और मनी मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज हो रहा था, 180 से 244, 244 से ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर ये 50% रिजर्व अपने पास ही रख लेगा बैंक, तो फिर वो लोन कैसे देगा? तो लोन वाली ये वाली लाइन तो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी फिर। तो फिर पैसा कितना आएगा? अगर 100 था तो पैसा, जैसे अगर हमने 20%, हाँ ये, और आपको एक बात बताता हूँ कि 20% जब था तो पैसा कितना हुआ बताओ, जल्दी बताओ आशीष। 500, 400। है ना? 500 या 400 हाँ लेंट गए। हाँ, टोटल 500 हो गया, मतलब डिपॉजिट इन बैंक लास्ट में, कि 5। है ना, बैंक में कितना अमाउंट है, 500 हो। हाँ। इसका मतलब क्या है? 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5 ही तो बोलते हैं ना, 1/5। है ना? यानी 5 टाइम्स हो गया। बिल्कुल। तो अगर 50% होगा तो कितना हो जाएगा? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, यानी 1/2। 1/2, वेरी गुड, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा पैसा, 2 है ना, तो 2 टाइम्स पैसा हो जाएगा। यानी कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हुआ या कम हो गया उल्टा? ये तो मनी मल्टीप्लायर कम हो गया अगर हमने CRR को बढ़ाया तो, हमें है ना? यानी कि पैसे का जनरेशन, मनी मल्टीप्लिकेशन। सीआर सीआर को बताया। हाँ, अगर हमने इसको 20 से 50 कर दिया तो जो मार्केट में पैसा जा रहा था वो क्या है, कम हो गया। पहले 500 जा रहा था, अब 200 हो गया। यानी कि ये फॉर्मूला कैसे लगा? ये फॉर्मूला ऐसे लगा, ये इसका फॉर्मूला है। अभी हमने मनी मल्टीप्लायर कैसे देखा? 500 रुपये इंक्रीज हो गए, CRR कितना था, 20% था। 20% का मतलब 1/5। तो कैश रिजर्व रेशियो जितना कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो आप इसको, ठीक है। जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो उतना कम मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो किस कारण होगा, कि अगर हम ज्यादा, कम से कम कैश रिजर्व रेशियो रखें, यानी दोनों अपोजिट हैं, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा डाउन चला जाएगा। और ये फिक्स्ड रेशियो में होता है, अगर हमने 20% बढ़ाया तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमने इसको 50% कर दिया, आधा कर दिया, यानी मतलब 20 से 50 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। वो जैसे 20% को क्या लिखते हैं हम, 1/5 लिखते हैं, तो 5 टाइम्स हो जाएगा। और 50% को क्या लिखते हैं हम, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? नीचे वाला क्या नंबर है, 2 टाइम्स। तो इसीलिए हमने ये रिजर्व्स का सिस्टम स्टार्ट किया है। क्यों?
ताकि हम ये अनलिमिटेड पावर ऑफ मनी क्रिएशन, जैसे अभी उस वाले केस में हमने देखा था ना, 100 का 100 ही उसने दे दिया, फिर वो 200 हो गया, फिर 200 का 200 उसने दे दिया, ऐसे नहीं दे सकते। अनलिमिटेड क्रिएशन ऑफ मनी नहीं कर सकते, इसीलिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक। देयरफॉर मेंटेनिंग ए रिजर्व विल हेल्प इन द लिमिटेड क्रिएशन ऑफ मनी। लिमिटेड यानी कि एक सीमित मात्रा में ही हम मनी को क्रिएट कर पाएंगे। दीज रिजर्व्स विल रेस्ट्रिक्ट द क्रिएशन ऑफ मनी। इसलिए जितना ज्यादा रिजर्व होगा उतना मनी क्रिएशन कम होगा। आप खुद सोचो ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर बैंक के पास ही रख लेगा तो बाहर मनी क्या क्रिएट होगी? नहीं होगी। और अगर कम से कम पैसा बैंक अपने पास रखेगा रिजर्व्स में तो ज्यादा से ज्यादा मनी बाहर क्रिएट होगी। तो क्वेश्चंस जो आते हैं ना वो बहुत ही सिंपल आते हैं यूपीएससी में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यही कंसेप्ट था कि मनी क्रिएशन जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही आपने आंसर्स देख ऑप्शंस देखे फटाफट क्या है आपको समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा लैंडिंग होगी उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद क्या है, मनी सप्लाई। ये अपने आप में ही एक टॉपिक है, इसको हम कल करेंगे। तो अब आप मेरे को डाउट्स पूछ लो, कोई भी डाउट किसी भी तरह का है तो आप मेरे को पूछ सकते हो। फिर वो इसके ऊपर वाला पेज ज्यादा करना है, इसके तो ऊपर वाला, 500। ये वाला? यस सर। हाँ, इसमें कौन सा वाला बताना है? सर इसमें लाइक जैसे मतलब शुरुआत में ये डाउट, फिर आपने बोला कि 100 के टर्म्स में हम लोग हमेशा लोन जो है लेवी करेंगे, तो लाइक ये जो 180 244 ये सब जो शो कर रहे हैं, तो वो लाइक बस वो ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए रहता है। हाँ, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि एक्चुअल में तो है ही नहीं ना मनी। एक्चुअल में कहाँ है मनी? ये सिर्फ ये उसमें रहेगा, आपके अकाउंट बुक में रहेगा कि एक्स के खाते में कितना है, 100 रुपीज़ पड़ा है। फिर वाई ने लोन लेके अगर बैंक में जमा करा दिया तो उसके खाते में 80 रुपीज़ आ गए। और फिर मान लो जेड ने भी लोन लिया तो उसके खाते में कितने आ गए, 51 रुपीज़ आ गए, है ना। तो ये बैंक चेक करेगा कि अपने कितने हैं भाई टोटल है ना। तो वो चेक करेगा तो इतने रुपए बन रहे हैं टोटल डिपॉजिट्स बैंक में। तो फिर ऐसे जैसे 244 हो गया ना यहाँ पे, तो वो चेक करेगा हाँ 244 हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा, ऐसे करते करते 500 हो गया। लेकिन उनकी लिमिट क्या रहती है? ये लिमिट रहती है कि 100 तक ही वो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी है 100। 100 क्रॉस नहीं कर सकते वो। एक सीमा निर्धारित हो गई कि 100 से ज़्यादा वो देंगे नहीं, क्योंकि जिस दिन वो एक्स आ गया है ना, मिस्टर एक्स आ गए जिस दिन पैसा मांगने, तो उनको तो 100 आपको क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। सिर्फ उसी के प्रति इनकी लाइबिलिटी है, बाकी तो सब क्या है, ये वाई जेड ये सब एसेट है। क्यों? क्योंकि इनको बैंक ने लोन दे रखा है और ब्याज में पैसा मिलेगा बैंक को। सर तो फिर जो ये लास्ट वाले आने लगे इससे 500 जो है वो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से जो मनी लाइक क्रिएट हुआ है वो 100 तो जो उसकी लायबिलिटी बैंक की एक्सटेंड टुवर्ड्स वो रहेगी, तो 400 जो है वो लोन्स जो बैंक ने दिया है उससे शो कर रहा है। हाँ, 400 क्या है, वो उसके लोन्स हैं, है ना। 400 अगर आप इसको सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सारे लोन ओके जोड़ दोगे तो 400 रुपीज आ जाएगा। यानी ये उसके क्या हो गए, एसेट्स हो गए, ओके। है ना। तो ये एसेट हो गए। वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। आशीष आपको? नो सर, सही है। ठीक है। तो अगर आपको लगे ना कि कुछ मतलब किसी चीज में दोबारा कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार उठा के 2x में ये रिपीट कर लेना, लेक्चर क्लियर हो जाएगा। और वेनेसा, जब भी आप इस लेक्चर को देखो आपको कुछ भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो